आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये जो इतिहास की श्रृंखला चल रही थी उसमें हम लोगों का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हो गए हैं। पहले लेक्चर में हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा हुई थी। दूसरे लेक्चर में बात हुआ था बेसिक्स की, जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में है उसके बारे में डिस्कस हुआ था। जो लास्ट वाला लेक्चर अभी हुआ है, तीसरा लेक्चर जो हुआ है, उसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा हुई है और स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरव्यू दिया गया था आप सभी लोगों को। ठीक, तो वो जो पिछले जो लेक्चर रहे हैं अति महत्वपूर्ण रहे हैं हिस्ट्री के संदर्भ में, क्योंकि उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप उसको समझ गए फिर आपको हिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप हमारे स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप सभी लोगों को वीडियो संबंधी सूचनाएं वहां पर सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। अब उसके बाद की बात, जितनी बात सबसे पहले चर्चा हो चुकी थी उससे आगे हम लोग डिस्कस करते हुए आज बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, वो सिंधु सभ्यता में जो क्रय विक्रय होता था वो किसके माध्यम से होता था? कोई करेंसी थी या फिर कुछ था? तो उस समय सबसे जो प्रचलित जो व्यवस्था थी वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली को साधारण भाषा में जो बार्टर सिस्टम बोला गया है, तो उसी बार्टर सिस्टम के तहत वहाँ पर व्यापार होता रहता था। और बार्टर सिस्टम को अगर कैसे समझना है तो उसके लिए ये है कि यदि आपके पास गेहूँ है और हमारे पास चावल है, ठीक, तो हमको गेहूं की ज़रूरत है, आपको चावल की ज़रूरत है। तो फिर ये था कि आप मुझे गेहूं दे देंगे और उसी के रेशियो में मैं आपको चावल दे दूंगा। ठीक, तो ये होता था बार्टर सिस्टम। इसी तरह अंतर संबंध सोसाइटी में था। लोग एक दूसरे से जो वस्तुएं थी उनका आदान प्रदान करके अपना जीवन यापन करते रहते थे। तो वही क्रय विक्रय का एक माध्यम बना और माध्यम के साथ वो एक सिस्टम डेवलप हुआ। अभी अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो सिंधु सभ्यता के काल में जो पोत निर्माण है, पोत निर्माण मतलब जो जलयान हैं, जो जल में चलने वाले जो भी वाहन हैं, उनके निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की जो पुष्टि है वो कहाँ से देखने को मिलती है? तो वो आपको मिलेगा लोथल में, क्योंकि लोथल के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी। ठीक, यहाँ पे होता ये था कि ये बंदरगाह शहर था। तो जहाँ पे बंदरगाह शहर होगा वहीं पे तो जलयानों का निर्माण होगा, नावों की मरम्मत होगी, नए नाव बनाए जाएंगे। ठीक, तो एक ये हो गई। और ये जो लोथल था वो कहाँ आपको देखने को मिलता है? ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में 2010 में और उसके साथ साथ ही यूपीपीसीएस मेंस 2009 में कि हड़प्पा सभ्यता स्थान लोथल कहाँ स्थित है? लोथल आप लोग जानते हैं कि ये गुजरात में अवस्थित है। और अगर देखा जाए तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता में एक साइन मिला हुआ है, जो फिगर आप लोग देख पा रहे हैं ये। ठीक, ये आप लोगों को पता है कि ये किसका चिन्ह है? ये स्वास्तिक का चिन्ह है। जो हिंदी धर्म में इस चिन्ह का बड़ा महत्व है। प्रत्येक शुभ काम में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो सर्वप्रथम ये मोहनजोदड़ो की जो मुहर है वहाँ पर देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है, कि अगर सूर्य भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसका प्रतीक क्या होगा? स्वास्तिक होगा। ठीक, तो इसीलिए क्योंकि सूर्य भगवान का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, सनातन धर्म में, तो बाद में चल करके ये हिंदू धर्म हुआ।
और हिंदू हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है और इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। और इसके साथ साथ ही आपको इसको क्या बोलेंगे, इस चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप भी इसको बोला गया है। और ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में केवल स्वास्तिक का ही चिन्ह मिला हुआ है, उसके साथ ही कई चिन्ह और आपको देखने को मिलते हैं। जो नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, जो अक्षर चिन्ह देखने को मिला हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। हालांकि इसके बारे में कोई ये जानकारी स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आई, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी ही नहीं गई है। ठीक, तो धैलावीरा से ये प्राप्त हुआ है सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर जो प्राचीन सूचना पट्ट में प्रयोग हुआ करते थे। और ये जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था, क्योंकि इन सारे साइनों के द्वारा जल प्रबंधन किया जाता था। तो फिर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से 10 अक्षर मिले हुए हैं वो कहाँ पर मिले हुए हैं, तो वो आपको देखने को मिलते हैं धौलावीरा से। ठीक, इसके साथ साथ ही नर्तकी की मूर्ति भी मिली हुई है। आप लोग देखेंगे तो मोहनजोदाड़ो से क्या मिली है, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। और ये जो नर्तकी की जो मूर्ति है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। ठीक, पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मूर्ति नग्न थी या फिर वस्त्र को धारण किए हुई थी। हाँ, गले में एक हार पड़ा हुआ है, उसके सिवा और कुछ नहीं है उस पर, तो पूरी मूर्ति नग्न है। ये आपको देखने को मिल जाएगी। आपको ये मूर्ति आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक, सिर के पीछे बालों की जो छोटी लटे से बुनी एक पट्टिका द्वारा संवारी गई है। हाँ, जो बाल हैं उनके गुथे हुए हैं। ठीक, सिर के पीछे सिर जो है वो पीछे की ओर हल्का सा झुका हुआ है और आंखें झुकी हैं। दाईं भुजा जो है कमर के पास रखा हुआ है और जो बाईं भुजा है वो नीचे लटकी हुई है। यह जो मूर्ति है वो नृत्य की स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। ठीक, नृत्य में एक स्थिर मुद्रा होती है, उसको ये मूर्ति दर्शा रही है। तो ये कुछ मूर्ति के बारे में था। अभी और आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो ये जो पक्की मिट्टी से जो बनी मूर्तियाँ थी उनको सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बोला जाता था, उनको टेराकोटा फिगरीन बोला जाता था। टेराकोटा फिगरीन। ठीक है, और जो सिंधु सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग किस धातु से परिचित थे, तो ये आपको तांबे से परिचित थे। बट एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि वो किस धातु से परिचित नहीं थे। अगर नहीं तो वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता खत्म होगी फिर आयरन एज आएगी। तो फिर आयरन एज में लोहे का मतलब ज्ञान होता है और लोहे का प्रयोग प्रारंभ होता है। तो आयरन एज में लोहे से होता है और आयरन एज से पहले ये कांसे का युग आता है, कांस्य युगीन सभ्यता आता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता फेमस थी। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, कुम्हार के चाक की जानकारी नहीं थी, आग की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी, कि गेहूं की जानकारी नहीं थी। तो आप सभी लोगों को पता है कि कुम्हार का चाक तो अवश्य हुआ करता था, क्योंकि वो पहिए बनाते थे और टेराकोटा की जो मूर्तियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें वो उससे बनाते थे। आग की जानकारी थी ज़रूर, क्योंकि पके हुए भोजन का वो ग्रहण करते थे, पके हुए मांस को खाते थे, तो आग तो जाहिर सी बात है उनको पता होगी। और साथ ही साथ गेहूं के तो प्रमाण मिले ही मिले हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो लोहा हो जाएगा। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो भी चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हुए हैं, ठीक, उन चिन्हों का क्या महत्व है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह को देखा जाएगा। तो स्वास्तिक जो चिन्ह है उसका महत्व था, सूर्य उपासना का प्रतीक था, मतलब सूर्य भगवान की पूजा के लिए इस प्रतीक को इस्तेमाल किया जाता था। और एक प्रतीक चिन्ह था योगी शिव का, जिसको योगीश्वर के नाम से जाना गया। ठीक, और एक ताबीज मिली हुई है, उसका ताबीज का चिन्ह मिला हुआ है, जो प्रजनन शक्ति का प्रतीक कहलाता है। प्रजनन शक्ति के प्रतीक के रूप में इसका महत्व है। साथ ही साथ बैल की जो आकृति मिली हुई है वो क्या है कि शिव का वाहन के रूप में उसका महत्ता दी गई है। सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु कौन है, तो ये बैल है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक,
जो बकरा है वो बलि हेतु प्रयोग होता था। नाग क्या थे, तो नाग पूजा हेतु प्रयुक्त होते थे। और जो श्रृंग है, श्रृंग का जो महत्व है वो शिव के रूप में किया गया है। और जो भैंसा है उसको देवताओं के शत्रुओं पर विजय का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और बैल, बकरी व भेड़ की हड्डियों के जो ढेर हैं वो पशु जो बलि दिया जाता था उसके द्योतक है, क्योंकि जब बलि दी जाती थी तो उसका जो शरीर है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता था, तो जो शरीर का मांस होता था वो डिकम्पोज हो जाया करता था, और फिर क्या होता था कि जो हड्डियाँ थी वो उनका ढेर इकट्ठा होता रहता था। तो ये आपको देखने को मिलता है। और जो कांस की जो नर्तकी की मूर्ति है वो नृत्य की परिकल्पना के रूप में उसका महत्व है। और साथ ही साथ जो युगल समाधान एक मिला हुआ है, ठीक, तो वो पति पत्नी के साथ सती होने का जो प्रमाण है वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये कुछ महत्व थे, इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और ये एक फिगर आप लोग देख सकते हैं, हड़प्पाकालीन नगर के बारे में है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो त्रिकोण के आकार की थी। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक त्रिभुज बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जो सबसे सदर्न पॉइंट है वो कौन सा है, दैमाबाद है, जो आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है। और सुतकांगडोर है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा, कोस्टल सिटी थी। तो ये सबसे पश्चिम बिंदु था। और सबसे उत्तरी जो बिंदु था वो मांडा था। मांडा आपको कहाँ मिलेगा, कश्मीर में देखने को मिलेगा। और सबसे जो पूर्वी पॉइंट देखने को मिलता है वो यहाँ आलमगीरपुर देखने को मिलता है, जो भी मेरठ के पास था, ठीक। उसके बीच में बहुत सारे जो नगर हैं वो आप लोग को दिख रहे होंगे, ठीक। ये आपकी जो सिंधु नदी जा रही है, इसके साथ साथ चलते रहिए। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पे है। बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, लूनी नदी में धौलावीरा है, सुरकोटदा है, लोथल, रंगपुर, रोजदी, अल्दिनो, अमरी, चिन्होदड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़, ये आपको विभिन्न साइटें देखने को मिल रही हैं हड़प्पाकालीन नगर के। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा के जो सामान्य आवास के जो क्षेत्र थे वो दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित था जिसे नाम दिया गया है। हड़प्पा में जो नगर था उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, उसको बोला गया है समाधि R37। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। भारत में स्थित हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है, भारत में स्थित, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, भारत में भी है, और वर्तमान अफ़गानिस्तान में भी कुछ एक दो साइटें देखने को मिलती हैं। तो फिर होता यह है कि अगर भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए सबसे बड़ा स्थल क्या है तो वो राखीगढ़ी है। और वैसे हड़प्पाकालीन में सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगला ये है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो देखने को मिलती है आपको मोहनजोदड़ो से, ठीक। और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाहिनी किनारे पर बसा हुआ है। यह सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा है। तो ये क्वेश्चन आपको का आंसर देखने को मिल गया, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का जो मैंने पूछा हुआ है, ठीक। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी, तो वो थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो नील नदी के किनारे थी। मोहनजोदाड़ो व लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्रण मिला हुआ है, तो वो नाव का चित्र मिला हुआ है। तांबे और कांसे की जो बैलगाड़ियों की जो आकृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो आपको दो जगह से देखने को मिलता है, एक हड़प्पा शहर से मिलता है और एक चिन्होदड़ो से मिलता है, ठीक है। आटे पीसने की जो पत्थर की चक्की है के दो पार्ट कहाँ से मिले हैं, तो वो लोथल से मिला हुआ है। एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये कहाँ से मिला है, दमदमा से मिला हुआ है। तो दमदमा में एक ही कब्र से 3 जो कंकाल हैं वो प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलायत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखड़िया एक है
जो विभिन्न क्षेत्र में मिलता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट कहाँ के थे, और कहाँ के थे ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और वो क्या थे तो उसको मैं बता दे रहा हूँ कि वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। और वो कहाँ के थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, किस देश के निवासी थे, तो वो आप लोग को बताना है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से हुए हैं, महदहा से मिला हुआ है, जो हड्डी से निर्मित आभूषण है मध्य पाषाण काल से संबंधित, ठीक। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए हैं और कुछ अन्य फैक्ट को देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, तो वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक अब्दुल्लागंज है, वहाँ देखने को मिलता है। और किस राज्य में है ये भारत के, तो ये एमपी में देखने को मिलता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है, इसको पहले डिस्कस किया जा चुका है। जो कोपेनहेगन संग्रहालय है उसी सामग्री से पाषाण कांस्य एवं लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किसने किया है, तो वो थॉमसन ने किया है। थॉमसन ने 3 काल को डिवाइड किया है अलग अलग, तो वो किस में किया है, पाषाण काल में किया है, कांस्य काल और लौह युग का विभाजन किसने किया, थॉमसन ने किया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो लहुरा देव से मिला है। लहुरा देव एक स्थान है, ठीक, तो वहाँ से सबसे प्राचीन जो प्रमाण है कृषि के वो देखने को मिलता है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कश्मीर से कहाँ से मिला है, तो वो बुर्जहोम से देखने को मिलता है, ठीक है। राख का टीला किस नवपाषाणिक काल स्थल से संबंधित है, वो तो संगन कल्लू से है। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ है, वो मेहरगढ़ है। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं वो क्या है, कोल्डीवा है। ये इलाहाबाद के पास आपको देखने को मिलेगा, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के आसपास, ये इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के बीच में देखने को मिलता है, ठीक, कोल्डीवा। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो वो था जौ। जौ जो गेहूं की तरह ही होता है, बट एक जैसे गेहूं के ऊपर एक कबर लगा दी जाए, ठीक, तो वो जौ होता है। और ये बहुत हेल्दी होता है खाने में, ठीक। तो डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं जौ खाने के लिए, लेकिन आजकल गेहूं का ज़माना है। तो आगे देखते हैं कि जो नौदा टोली है उसका उत्खनन किसने किया है, तो HD संकालिया के द्वारा नौदा टोली का उत्खनन कराया गया है, ठीक। और नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो वो MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगर बृहता पाषाण स्मारक अगर बोला जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो मृतकों को दफनाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। और अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है, तो सर्वप्रथम मानव ने तांबे का उपयोग किया। तांबे से उसने कांसा बनाना सीखा और उसके बाद ये लोग शिफ्ट हुए किस पे, तो ये शिफ्ट हुए लोहे पर। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिली हड़प्पा से, ठीक। और भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो भोपाल में है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है, संस्कृतियों पर आश्रित होता है। इसलिए संस्कृति को अपने बनाए रखना ये आपका प्रथम दायित्व है, कर्तव्य है आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए, क्योंकि आप जब तक संरक्षित नहीं करेंगे तो फिर आगे आप क्या देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो क्या है, मृदभांड है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये सभ्यता जो थी वो नगरीय थी, जबकि जो आर्यन सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो पुरातात्विक खुदाई है। एक क्वेश्चन आया हुआ है
आयोग में कि हड़प्पा जो संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो उसका जो है वो पुरातात्विक खुदाई है, आप लोग जानते हैं। प्रमुख पूछा हुआ है, बाकी स्रोत तो सारे सही हैं, क्योंकि शिलालेख मिला हुआ, पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख मिले हुए हैं, पुरातात्विक खुदाई मिली हुई है, ठीक। लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि खोदने के बाद ही ये सारी चीज़ें मिली हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पर पाई गई वस्तुएं हैं। तो उन वस्तुओं को क्या कहा गया है? उन वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो बर्तन हैं, जेवर है, हथियार हैं, औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिलता है। और तथ्यों को हम देखते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे तथ्य हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है बहुत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ से। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग का था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है, और लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर है, ये दाहिने तट पे है, ठीक। लरकाना ज़िला गुरु नानक देव से भी संबंधित है। अब वो किस प्रकार गुरु नानक देव से संबंधित है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आर्यों से पूर्व माना जाता है। और सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो आपको देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो से। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ थी? वो सौराष्ट्र में थी। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पुरास्थल है, वो कहाँ आपको देखने को मिलता है? दधेरी पंजाब में है। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, और वहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति जी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। और ये बाद में क्या हुआ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे? एक थे राखलदास बनर्जी और दूसरे का नाम है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जी और राखलदास बनर्जी, और दयाराम साहनी हड़प्पा शहर की खोज करी है, और जो राखलदास बनर्जी हैं वो उन्होंने मोहनजोदड़ो नामक शहर की खोज करी है। और एक साथ और देख लीजिए कि 1921 में हड़प्पा की खुदाई और मतलब जानकारी मिली है। 1922 में मोहनजोदड़ो नामक शहर की मतलब जानकारी देखने को मिलती है, खुदाई हुई है उसकी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाए वो कौन थे? वो करिंगम साहब थे। करिंगम ने खोजा तो, लेकिन उसके महत्व को नहीं बता पाए, समझा नहीं पाए। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? तो वो लोथल से देखने को मिला है। हाथी के दांत का पैमाना बनाया गया था नाप तौल करने के लिए। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनावली घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो शैलकृत जो स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला? वो धौलावीरा से मिला हुआ है। और धौलावीरा का जो शहर है वो गुजरात का सबसे बड़ा जो ज़िला है रण ऑफ कच्छ का रण जो है वहाँ देखने को मिलता है धौलावीरा। और ये जो धौलावीरा है वो भारत में जो भी स्थल खोजे गए हैं हड़प्पाकालीन शहर हैं उनमें ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला कौन सा है? राखीगढ़ी है। दूसरा कौन सा है? वो है धौलावीरा। इसलिए धौलावीरा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हड़प्पा नगर में जो 3 भागों में विभक्त था वो कौन सा था? वो धौलावीरा था। मेनली जो स्थान पाए गए हैं तो उनका ये था कि जैसे ऐसे कोई स्थान है तो उसको ऐसे डिवाइड कर दिया जाता था। तो ये
उच्च जनों की निवास स्थान था, ये निम्न जनों का स्थान था। ठीक, इसमें पुरोहित थे, क्षत्रिय थे, ये सारे राजा रहते थे। और यहाँ पे जो थे वो वैश्य और शूद्र रहा करते थे। ठीक, और ये चारों तरफ से बाउंड्री हुआ करती थी जिसको दुर्ग बोला गया। लेकिन जो धोलावीरा था वो 2 तो अंदर थे और 1 बाहर हुआ था करता था, तो इसलिए 3 पार्ट देखने को मिलता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? वो भारत में किया गया। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? वो कालीबंगा से हुई है। लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम जो प्राचीन सभ्यता थी वो कौन सी थी? वो सुमेरियन सभ्यता थी, लेखन कला को विकसित करने का। और सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कारक कर्ता भी थे। उन्होंने सर्वप्रथम लिपि का आविष्कार भी किया था। सुमेरिया की सभ्यता थी। अब ये बताना है कि सुमेरिया की सभ्यता किस नदी के किनारे देखने को मिलती है। इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो। अब ये है सिंधु घाटी के सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल। उसका उत्खनन किसने किया है, किस साल में उसका उत्खनन हुआ है, किस नदी के तट पे है और वर्तमान की स्थिति उसकी क्या है, इसका एक टेबल बाई चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, तो आप उसको देख लीजिए। सबसे पहली बात आती है हड़प्पा की। तो हड़प्पा है वो 1921 में खोजा गया और उसको खोजा किसने? श्री दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने। और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटागोमरी ज़िले में स्थित है। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो है जो 1922 में खोजा गया राखलदास बनर्जी द्वारा। ये सिंधु नदी के तट पर दाहिने किनारे पर है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। सुतकांगडोर जो है 1927 एवं 1962 2 बार इसको खोजा गया है और इसको खोजा है आरजे स्टाइल और जॉर्ज डेल्स द्वारा। और ये किस नदी पे है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में देखने को मिलता है। रंगपुर जो है 1931 से 34 के बीच में खोजा गया। ये माधव स्वरूप वत्स द्वारा खोजा गया। ये भादर नदी के तट पर है और ये गुजरात में देखने को मिलता है। चनहुदड़ो जो है वो 1943 में खोजा गया। इसकी खोजकर्ता थे मैके और ये सिंधु नदी के तट पर है और ये सिंध प्रांत में मिलता है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ 1955 और 56 में खोजा गया है जिसको खोजा यज्ञदत्त शर्मा द्वारा और ये सतलज नदी के किनारे है। ठीक, और सतलज ये कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत में, भारत में देखने को मिलता है। कोट दीजी जो है ये 1955 और 57 के बीच में खोजा गया। ये फजल अहमद खां द्वारा खोजा गया। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंध प्रांत के खैर नगर में स्थित है। आलमगीरपुर जो है 1958 में खोजा गया यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। ये हिंडन नदी के किनारे है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल स्थल जो है 1955 से 62 के बीच में खोजा गया। SR राव द्वारा इसको खोजा गया। ये घग्गर नदी के किनारे है, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कालीबंगा जो है 1961 में खोजा गया। बीबी लाल और BK थापर द्वारा खोजा गया। ये भी घग्गर नदी के किनारे है और ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। मालवड़ एक स्थल है जो 1967 में खोजा गया। ये आल्विन द्वारा खोजा गया और ये ताप्ती नदी के किनारे है, गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा है 1972 में खोजा गया। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया। किस नदी के किनारे ये ज्ञात नहीं है। ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में। बनावली जो है वो 1973 से 74 के बीच में खोला गया है। रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजा गया है और ये भी घग्गर नदी के किनारे हिसार हरियाणा में है। तो ये महत्वपूर्ण स्थल थे जिनके बारे में आप लोगों ने जाना। ठीक, अभी बात करते हैं कि प्राचीन नदियां एवं उनके वर्तमान नाम क्या थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए। तो सिंधु नदी है, उसका प्राचीनतम नाम सिंधु है। सदानीरा प्राचीनतम नाम है, उसका नया नाम गंडक है। गोमल जिसको गोमती कहा जाता है। कुंभा एक नदी थी जिसको अभी काबुल के नाम से जाना जाता है। सुवस्तु है, उसको स्वात नाम से जाना जाता है। परसरणी है,
इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है अभी। ये बितस्ता, इसको झेलम कहा जाता है। अस्किनी चिनाब, सतुद्री सतलज, मरुद्रवर्धा उसको मरुवर्धमान कहा गया है अभी। जो बिपाशा था उसको ब्यास कहा गया। सुषमा जो था वो सोहान नदी बोला जाता है। और सरस्वती जो दृश्यवती है वो घाघरा या घग्गर नदी है। ठीक, तो ये हाँ, और इन नदियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में देखी जाएंगे आपको। ठीक, तो और एक टेबल आपको देखने को मिलती है, ये था प्रमुख द्रव्य। ठीक, और वो कहाँ कहाँ पर पाया गया है, प्राप्ति स्थल उसके कहाँ है, तो इसके बारे में देख लीजिए। तो जो तांबा है वो बलूचिस्तान प्रांत में मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, और दक्षिण भारत में है और अफगानिस्तान में है। ये इसके प्राप्ति स्थल हैं। जो टिन है वो बंगाल और अफगानिस्तान में पाया जाता था और यहीं से लाया जाता था और कांसा बनाया जाता था कांस्ययुगीन सभ्यता में। और जो टेबल है उसमें ये है कि जो चांदी है वो अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और ईरान में देखने को मिलता है। लाजवर्द जो है वो बदस्खा और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, यहाँ पर देखने को मिलता है। सोना है मैसूर, कंधार से आता था। स्फटिक जो है पामीर, कश्मीर और फारस से आता था। जमोनिया है उसको महाराष्ट्र से खोजा गया है। शंख और कौड़ी है दक्षिण भारत, सौराष्ट्र से आती थी। गोमेद है वो सौराष्ट्र से आता था। सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान से आता था। सीसा जो था ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से आता था। हरित नीलमणि है जो वो ईरान से आती थी। नीलमणि जो थी वो महाराष्ट्र से आता था। तो ये कुछ द्रव्य थे, धातुएं थी जो भी खोजी गई, किस स्थान से वो पाई जाती थी उसके बारे में आपको बताया गया। और ये हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण कुछ थे और किन इतिहासकारों ने उसको क्या क्या उसको कहा है, ठीक, वो आपको बताया जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण, तो पतन के कारण नदी की शुष्कता, नदी की शुष्कता है कि नदी में पानी सूख गया। तो इसको कौन मानता है? सूद और अग्रवाल साहब मानते हैं। ये दो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका मानना ये था कि नदी की शुष्कता के कारण हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है उसका पतन हो गया। ठीक, और दूसरा है कि आज स्थिर नदी तंत्र है उसको लैम्ब्रिक साहब जो मानते हैं। जलवायु परिवर्तन है उसको आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष साहब का मानना है कि वो जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पाकालीन जो संस्कृति है वो नष्ट हो गई। प्राकृतिक आपदा से हुआ, के.यू.आर. कैनेडी ने इसको माना है। भूकंप जो है वो रेक्स ने माना है। पारिस्थितिकी जो असंतुलन है वो फेयर सर्विस द्वारा माना गया है। आर्यों का जो आक्रमण है वो आर. मार्टिमर व्हीलर द्वारा इसको अपनाया गया है इस तथ्य को। और जो लास्ट में आता है वो जो बाह्य आक्रमण था उसको माना है गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट द्वारा इसको माना गया है। तो ये टेबल भी आप लोग याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और एक दो बार आप लोग इसको देख लीजिएगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो फिर यहाँ पर हड़प्पा के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आप सभी लोगों को सामने डिस्कस किया गया। ठीक, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, एक दो बार लेक्चर को देख लीजिएगा। और यहाँ पे आकर के सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है और जितने भी तथ्य से सिंधु घाटी सभ्यता के जहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते थे उसको आप लोगों के सामने डिस्कस किया जा चुका है। ठीक, तो फिर ये सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ से ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और हमारा परिवार फले फूले। और जब आप लोग अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर अच्छे तरीके का मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो और अच्छे तरीके से आपको
पढ़ाया जाता है फैक्ट को खोजने में, चूँकि मेहनत भी लगती है, आप लोगों को पता भी है। तो आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो फिर आप लोग भी थोड़ा-सा मेहनत करिए और अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, लर्न करिए और एग्ज़ाम में फ़तेह करिए। हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आने चाहिए, सब सही करके आइए, ठीक? ऐसी हमारी मनोकामना है और आप लोग इसको पूरा करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। तो इसी के साथ आज का लेक्चर में बस इतना ही था। धन्यवाद।